नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक्सेल एंड सी आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग जो एम लक्ष्मीकांत की सीरीज है, दैट इज द इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत सीरीज, जो आने वाले जीपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, उसका पहला क्लास है हमारे इस डिजिटल बोर्ड के साथ। हमारे चैनल में ऑलरेडी जो पेन टैब मोड में है उसके कुछ फंडामेंटल्स वीडियो, कुछ पहले के वीडियो अवेलेबल है, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। हालांकि उन सब चीजों की चर्चा आने वाले समय में हम लोग एक नए मोड के साथ और एक नए तरीके से करेंगे। तो हम लोग आज अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और जो इंडियन पॉलिटी है इसके बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में जो विषय है, जो चर्चा है, वो हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का टॉपिक है दैट इज कि अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान है उसको किस तरीके से अमेंड किया जा सकता है। तो इस सेशन की शुरुआत हम लोग एक क्वेश्चन से करेंगे कि क्या अमेंडमेंट करना, क्या चेंज करना, ये एक अच्छी बात है कि बुरी बात है। इज द amendment to the constitution the provisions to amend the constitution is an enabling provision or a disabling provision। क्या हम लोग इस सब चीजों की चर्चा करेंगे कि जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट हमें एक तरीका, हमें एक प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि हम चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ अपने को अडैप्ट कर सके, है ना, अपने को अडैप्ट कर सके। वी शुड इक्विप विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। इसीलिए जो डॉक्यूमेंट है, जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको एक ऑर्गेनिज्मिक डॉक्यूमेंट, उसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह कल्पना किया गया है। तो लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, वो डॉक्यूमेंट ग्रो कैसे होगा ना, उसके लिए एक प्रोविजन है जिसको क्या नाम दिया गया है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान को किस तरीके से अमेंड किया जा सकता है, कौन सा आर्टिकल हमें इनेबल करता है और क्या क्या लिमिटेशंस या क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा जाता है जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं और हम लोग चैप्टर नंबर 10 पे चलते हैं, जिसका नाम क्या है ना, अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सारा क्लियर है, दिख रहा है। तो अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस चैप्टर का नाम है। अब हम लोग आगे बढ़ने के पहले कुछ बेसिक्स बातें की चर्चा करेंगे कि देखिए, हम लोग जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं, जब संविधान की बात करते हैं, तो संविधान क्या है ना, एक रूल बुक है। संविधान क्या है, मान लेते हैं कि दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रो करेगा विद द डिमांड ऑफ द टाइम, विद द चेंज इन द टाइम। इसलिए अमेंडमेंट का प्रोविजंस रखा गया है। अब कोई भी डॉक्यूमेंट को चेंज करना बहुत ज्यादा सिंपल हो, इसको पॉलिटी के टर्म में क्या बोलते हैं कि इफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज थ्रू सिंपल मेजॉरिटी, इसका मतलब एक जो नॉर्मल बिल, जो एक्ट बनता है उसके प्रोविजन के थ्रू, मतलब सिंपल मेजॉरिटी का मतलब कि कोई भी चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक चीजें ध्यान रखेंगे कि कितने टाइप की मेजॉरिटी होती है बेसिकली ना, एक को बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है ना, 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। कि किसी हाउस, हमारा जो संविधान है यूनियन लेवल पे, पार्लियामेंट पे एक बाइकैमरल हाउस की चर्चा करता है कि हमारे यहाँ अपर हाउस है जिसको राज्यसभा बोलते हैं, और लोअर हाउस है जिसको क्या बोलेंगे, लोकसभा। तो उसमें मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। तो 50% प्लस 1 यदि टोटल मेंबरशिप का कंसेंट मिल जाए और कोई बिल या कोई रिजोल्यूशंस को इस कंसेंसस से पास किया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे कि सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ। तो जनरली हम लोग आगे चर्चा करेंगे पार्लियामेंट के चैप्टर में कि ये एक टॉपिक है, जैसे कि जिसको क्या बोलेंगे, बिल्स। तो कितने टाइप्स के बिल होती है, जैसे ऑर्डिनरी बिल है ना, मनी बिल का नाम जानते हो, ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है, फाइनेंस बिल है। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। क्या नाम होगा उसका ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो ये सब की चर्चा आगे भी करेंगे, है ना। तो संविधान को अमेंड करना है, उसके लिए क्या लाना पड़ता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब
कुछ बिल्स क्या होती है ना, सिंपल मेजॉरिटी से पास होती है, और कुछ बिल होते हैं जिसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो हम लोग पहले स्पेशल मेजॉरिटी की चर्चा कर लेते हैं कि ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या है ना। स्पेशल मेजॉरिटी के लिए एक सिंपल फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसको क्या बोलते हैं ना, 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, है ना, 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस द 2/3 ऑफ द पीवी, मैंने प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसका कितना चाहिए ना, 2/3। ये किसका फॉर्मूला है, स्पेशल मेजॉरिटी का। किसका फॉर्मूला है ना, स्पेशल मेजॉरिटी का। ठीक है ना, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब कि 50% प्लस 1 प्लस 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, इतने सदस्य, इतने लोग यदि किसी बिल को पास करते हैं इतने मेजॉरिटी से, उसको क्या बोलेंगे ना, स्पेशल मेजॉरिटी। लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल होता है ना, जिसको कि 50% प्लस ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस पास करे, उसको क्या बोलेंगे ना, स्पेशल सिंपल मेजॉरिटी। तो संविधान में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको कि सिंपल मेजॉरिटी से पास करा के अमेंड किया जा सकता है, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको कि स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। यहां तक कॉन्टेक्स्ट क्लियर है कि आज का टॉपिक क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना एक इनेबलिंग प्रोविजन है, ये पहली बात क्लियर। उसके लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए ना, मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी की बात करें, स्पेशल मेजॉरिटी की बात किए। अब हम लोग टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और कुछ और बिंदु पे चर्चा करते हैं। पहली बात कि जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी कि द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस आर्टिकल के थ्रू गवर्न होता है। तो इसके लिए आपको एक आर्टिकल याद रखना है, जिसको क्या बोलेंगे ना, आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा होगा, इसको लिख लेंगे। ये किस पार्ट में मेंशन है, पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो भारत का संविधान जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक आर्टिकल मिलेगा जिसको बोलेंगे आर्टिकल 368। और आर्टिकल 368 को कैसे रीड करते हैं, इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। क्या बोलेंगे इसको ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट, ना कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे। और जब भी आप इस अमेंडमेंट के डिबेट को पढ़ेंगे तो दो आर्टिकल हमेशा ध्यान रखना है। पहला आर्टिकल 368, जिसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, कि मतलब ये पार्लियामेंट को इनेबल करता है कि दैट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई प्रोविजंस को चेंज करना, कोई प्रोविजंस को रिपील करना, कोई प्रोविजन को ऐड करना, दैट इज गवर्न थ्रू आर्टिकल 368। और दूसरे हैंड में आर्टिकल और एक आर्टिकल है दैट इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 32, जिसके थ्रू द जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है कि जुडिशरी के पार्ट ये पावर दिया जाता है कि वो कोई भी दैट लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट हो, है ना, जो लॉ बनाता है उसको क्या बोलेंगे अपन लोग ना, लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट, लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट। ये जो लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट हो उसको चेक करा जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के एम्बिट के अंदर है कि इसके बाहर है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। कोई भी लॉ वो क्या होंगे, डिराइव्ड होंगे, और कोई भी फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड को वायलेट नहीं कर सकता है। तो इसको कौन चेक करेगा, इंटरप्रेट कौन करेगा, जुडिशियरी। उसमें से आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि इट विल चेक द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, लीगलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर है कि नहीं है। उसी तरह से आर्टिकल 2 to 6 जब हम लोग बात करेंगे तो इसके थ्रू हाई कोर्ट को यह पावर दिया जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगलिटी के बारे में चेक करेगा। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। एक हैंड में हमें इनेबल करता है कि चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उसको अडैप्ट किया जाए, उसको चेंज किया जाए, दैट इज थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ये कैसा प्रोविजन है, इनेबलिंग है कि डिसेबलिंग है, इनेबलिंग प्रोविजंस, है ना। कोई भी चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिवीजन ऑफ पावर्स, है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक चेक्स एंड बैलेंस पे बेस्ड है।
कभी भी एब्सोल्यूटिज्म या टोटलिटारियन की बात नहीं होगी। तो यहां पर हमेशा इनेबलिंग किया गया है, लेकिन उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है ना। जब कल ट्रिनिटी ऑफ द स्टेट्स की बात किए थे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सब हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर्स पे बेस्ड है। एक जो लॉ मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक जो एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक जुडिशियल रिव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग अमेंडमेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबलिंग प्रोविजन मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकते हैं ना, अमेंड कर सकते हैं। किसके थ्रू? जैसे कि इसमें बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशंस, रिपील ऑफ द एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीड्योर लेट डाउन फॉर दिस पर्पस। ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और हमें क्या नई बातें करनी है। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रोसीड्योर होता है कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंडमेंट करने के लिए। किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जाता है ना, क्या लाना पड़ेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या फिर शॉर्ट में CAB। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कहां इंट्रोड्यूस किया जाएगा और कौन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को ला सकता है। ठीक, तो हमारे यहां पर इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे, आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक होगी, उसको भी साथ में पढ़ना है ना। तो आर्टिकल 368 के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो बताओ कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर में, क्या किसी स्टेट के लेजिस्लेचर में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि सिर्फ पार्लियामेंट में लाया जाएगा, ओनली इन द पार्लियामेंट, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होगा दैट इज इनिशिएटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड, एंड कहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, स्टेट लेजिस्लेचर में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। पहली बात समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं कि द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय ए मिनिस्टर और बाय ए प्राइवेट मेंबर। यहां पर थोड़ा रुकेंगे। कोई बता सकता है कि प्राइवेट मेंबर जो बात हो रही है वो प्राइवेट मेंबर से क्या मतलब है? देखिए, जब भी कोई मेंबर इलेक्ट होता है तो पार्लियामेंट का मेंबर हुआ, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो क्या बनते हैं? मिनिस्टर्स, और जो अदर एमपीज होंगे उनको बोला जाता है ना प्राइवेट मेंबर्स। ना प्राइवेट मेंबर्स का क्या मतलब हुआ कि अदर देन मिनिस्टर्स को प्राइवेट मेंबर्स बोलेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो या तो कोई मिनिस्टर ला सकते हैं या फिर कोई प्राइवेट मेंबर उसको इंट्रोड्यूस करा सकता है, और वो सिर्फ कहां इंट्रोड्यूस होगा ना, पार्लियामेंट में होगा, आइदर हाउस स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। ये समझ में आ गया। अब आगे चलेंगे कि अब उस बिल को किस मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा, सिंपल मेजॉरिटी की स्पेशल मेजॉरिटी ना, स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा। ठीक, तो ये बात हो गई है कि स्पेशल मेजॉरिटी से उसको दोनों हाउस से पास कराना पड़ेगा, और ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है ये चर्चा कर चुके हैं। 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ द प्रेजेंट इन वोटिंग, ये तो याद हो गया होगा। अब कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको कि स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है। बताओ फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है ना? फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जहां पर पावर इज शेयर्ड बिटवीन द टू एंटिटीज, है ना। एक एंटिटी को क्या बोलेंगे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट, दूसरे को क्या बोलेंगे ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो इनके बीच में जो पावर शेयर होता है, जिसके थ्रू जो सेटअप बना, जिसके थ्रू एक अरेंजमेंट बना, फंक्शनल अरेंजमेंट बना, इसी को क्या बोलेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर। तो क्या भारत का संविधान एक फेडरल स्ट्रक्चर की कल्पना करता है? यस। तो जैसे कोई फेडरल स्ट्रक्चर के प्रोविजन से चेंज करना हो, अमेंड करना हो, तो वहां पर क्या ना सिंपल मेजॉरिटी चाहिए कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए ना, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए उसके लिए, और स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ना कंसेंट ऑफ द स्टेट ये भी चाहिए, है ना, कंसेंट ऑफ स्टेट, कि जो जितने टोटल स्टेट लेजिस्लेचर हैं उसका 50% से अधिक यदि एसेंट या कंसेंट मिलता है तभी उस बिल को पास किया जा सकता है। तो मैंने क्या बात करी, मैंने एक सिंपल सी बात करी है अभी तक कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को एक आर्टिकल से अमेंड किया जा सकता है, जिसका नाम क्या है, आर्टिकल 368। और ये आर्टिकल 368
दो क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है। पहला कि एक स्पेशल मेजॉरिटी से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट, है ना, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट। और ये कंसेंट ऑफ द स्टेट्स यहां पर ये सिंपल मेजॉरिटी है कि जो जितने टोटल स्टेट्स हैं उसका 50% प्लस 1 लोग यदि यस बोल दे तो वो बिल पास होगा। ठीक, तो आर्टिकल 368 कितने क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है ना? दो क्राइटेरिया याद कर लेना है। पहला स्पेशल मेजॉरिटी, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट। ठीक, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ प्रोविजंस हैं जिसको कि सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड किया जाता है। एक और क्राइटेरिया, मतलब क्राइटेरिया नंबर 3, जिसको क्या बोलेंगे ना, सिंपल मेजॉरिटी से ये पास होगा। अभी देखेंगे कुछ लिस्ट, आपको और क्लियर होगा। तो सिंपल मेजॉरिटी की जब बात करेंगे तो अब मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि बताओ हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को टोटल कितने तरीके से अमेंड कर सकते हैं ना? 3 तरीका है। एक सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा अदर देन आर्टिकल 368, क्योंकि आर्टिकल 368 दो क्राइटेरिया प्रोवाइड करेगा, एक स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट। जो इसके बाहर होगा उसको किससे करेंगे ना? सिंपल मेजॉरिटी से करेंगे। ठीक, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी तक क्लियर है बात। अब हम लोग देखते हैं कि और इसमें क्या नई बातें हमको सीखने को मिलेगा। तो इसको चीजों को पढ़ेंगे आप। अब ये टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स में उसी की चर्चा की गई है कि आर्टिकल 368 दो टाइप से हमें अमेंडमेंट करने के लिए इनेबल करता है ना। इसको आप पढ़ेंगे अपने लक्ष्मीकांत के टेक्स्ट बुक में कि आर्टिकल 368 टू टाइप से आपको अमेंडमेंट करने के लिए इनेबल करता है। पहला सिंपल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको कि सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से भी अमेंड किया जाता है। तो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट की बात करेंगे तो कुछ लिस्ट है, जैसे कि मान लीजिए कोई फाइनेंस से रिलेटेड एक चीज आप लोग जानते हो कि हमारे यहां फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट के पास क्या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है? नहीं है। इसकी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि देखिए, हम लोग जब आर्टिकल 1 की बात करेंगे तो आर्टिकल 1 में किस तरह से बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल टर्म मेंशन है क्या? फेडरल टर्म मेंशन नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन एक फेडरल स्ट्रक्चर की कल्पना करता है। तो आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये किस तरह से इंडिया को डिफाइन करता है कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमारा यूनियन ऑफ स्टेट है, और यूनियन ही कैसा है ना, यूनियन इज इक्वल टू फेडरेशन, है ना। यूनियन इज इक्वल टू फेडरेशन होता है, और यहां पर स्टेट के पास राइट टू सिसीड है क्या? कि मतलब क्या इस फेडरेशन को, क्या इस यूनियन को स्टेट छोड़ के जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। तो राइट टू इसको क्या बोलते हैं ना, सिसीड, है ना। क्या टेक्निकल एरर है? उसको क्या बोलते हैं ना, राइट टू सिसीड, है ना। तो स्टेट कोई भी इस यूनियन को छोड़ के नहीं जा सकता है, इसलिए हमारा जो आर्टिकल है ये किस तरह से रिक्ट करता है कि इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, है ना। कैसे बोलते हैं इसको? इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इंडिया जो यूनियन है वो कैसा है? इनडिस्ट्रक्टिबल है, वो कभी भी टूट सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब कि जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया है वो हमेशा रहेगा, है ना। क्या टर्म यूज किया मैंने ना, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, है ना, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। टेरिटरी की बात जब हम लोग करते हैं तो टेरिटरी का मतलब क्या होता है बताओ दोस्तों? द टेरिटरी का मतलब होता है कि स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी प्लस एक्वायर्ड टेरिटरी, है ना। जब भी हम लोग टेरिटरी की बात करते हैं तो टेरिटरी का मतलब क्या होता है? स्टेट, यूनियन टेरिटरी प्लस एक्वायर्ड टेरिटरी, कि मतलब फ्यूचर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि कोई टेरिटरी एक्वायर करती है तो वो किसके अंदर आ जाएगा?
टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर। तो जब हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन लेवल पे इंटेग्रिटी की बात करता है कि एक नेशनल इंटेग्रिटी है, लेकिन स्टेट का क्या नेशनल इंटेग्रिटी है? जैसे हम लोग झारखंड की बात करें कि तो क्या झारखंड की बाउंड्री फिक्स्ड है? क्या झारखंड का कभी भी बाउंड्री चेंज नहीं किया जा सकता है? ऐसा है क्या? नहीं, झारखंड की बाउंड्री चेंज किया जा सकता है। तभी तो बिहार से जब हम लोग का अलग हुआ स्टेट तो ये झारखंड बना। इसी तरह से जो इसको बोलते हैं इंटरनल और रीऑर्गेनाइजेशन पर से, तो स्टेट के पास टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है क्या? स्टेट के पास टेरिटोरियल इंटेग्रिटी नहीं है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। समझ में आया? तो हमारे यहां पर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी स्टेट के पास क्या है ना? नहीं है। तो ऐसे प्रोविजन जैसे स्टेट का नाम चेंज करना हो, जैसे स्टेट्स का जो बाउंड्री चेंज करना हो, या स्टेट्स का शेप साइज कुछ भी चेंज करना हो, तो उसके लिए क्या स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए कि सिंपल मेजॉरिटी चाहिए? ना, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। वो पार्लियामेंट के यूनिलैटरल एक्शन से हो सकता है। ठीक उसी तरह से बहुत सारे जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन, वो सारे प्रोविजंस हैं जिनके लिए सिंपल मेजॉरिटी से बिल को पास कराया जाता है ना? तो जब सिंपल मेजॉरिटी की बात करेंगे तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इस लिस्ट में आपको ध्यान रखना है, जो आप मे भी कंफ्यूज कर सकेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। क्योंकि जब भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि वो स्पेशल मेजॉरिटी होना चाहिए। तो यहां पर इसको आप लोग ध्यान रखेंगे ना। पॉइंट नंबर दिस 10 एंड पॉइंट नंबर 11 है ना। जो पॉइंट नंबर 10 एंड दिस 11, ये दोनों पॉइंट, नंबर ऑफ पूजने जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट और द कन्फर्मेंट ऑफ द मोर जुरिस्डिक्शंस ऑन द सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों चीजें हैं। बाकी सब आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे कि कुछ प्रोविजन है कोरम इन द पार्लियामेंट। ये कोरम इन द पार्लियामेंट क्या होता है बताओ ना? पार्लियामेंट में बिजनेस ऑफ द हाउस ट्रांजैक्ट करने के लिए एक मिनिमम अटेंडेंस चाहिए। जैसे कि एक नॉर्मल क्लासरूम है तो नॉर्मल क्लास में क्लास शुरू होने के पहले एक मिनिमम बच्चे चाहिए। उसी तरह से पार्लियामेंट में बिजनेस ऑफ हाउस शुरू करने के लिए एक मिनिमम नंबर का स्ट्रेंथ चाहिए, मिनिमम नंबर का प्रेजेंस चाहिए। उसको क्या बोलेंगे? कोरम ऑफ द पार्लियामेंट। उसी तरह से सैलरीज है, अलाउंसेस है, उसको डिसाइड कैसे किया जाता है ना? सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू, है ना। सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड होगा। यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, ये सिंपल मेजॉरिटी से होगा। यूज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सब सिंपल मेजॉरिटी से होगा। तो ये कुछ लिस्ट हैं, उसको आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा कि सिंपल मेजॉरिटी से किन प्रोविजंस को अमेंड किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी, जिसमें कि आर्टिकल 368 की चर्चा होगी। और इसमें दो पार्ट है इसके, कि एक जो स्पेशल मेजॉरिटी और दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट ना। स्पेशल मेजॉरिटी की जब बात करते हैं तो स्पेशल मेजॉरिटी जैसे कि जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई चेंजेस करना हो तो उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराया जाएगा ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड कोई प्रोविजन से चेंज करना हो तो उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराया जाएगा। और जो थर्ड क्राइटेरिया है, जैसे स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट, इसमें एक लिस्ट है, इसको आप याद रखेंगे कि जैसे हम लोग जब बात करते हैं कि दैट इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स द मैनर, ये स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट से बेसिकली अमेंड किया जा सकेगा। उसी तरह से ना एग्जीक्यूटिव पावर्स का जो डिवीजन है ना, सिमिलरली लेजिस्लेटिव पावर का डिवीजन है बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट चाहिए। जैसे हम लोग जब बात करेंगे कि ना सेंटर स्टेट रिलेशन, एक टॉपिक है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन। ना सेंटर स्टेट रिलेशन में ना लेजिस्लेटिव रिलेशंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, द फाइनेंशियल रिलेशन है। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन की जब बात करेंगे ना, क्या बात कर रहे हैं ना? लेजिस्लेटिव रिलेशन। ये क्या होता है बच्चों बताओ? लेजिस्लेटिव रिलेशन कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 फोल्ड या लिस्ट सिस्टम की बात की गई है कि एक है यूनियन लिस्ट है, एक है स्टेट लिस्ट है और एक क्या है ना? कंकरेंट लिस्ट है। कि यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स हैं
जिसमें कि एक्सक्लूसिव राइट्स है कि वो सेंट्रल लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट में एक्सक्लूसिव राइट्स है कि वो स्टेट उसमें लॉ बनाएगा इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, और कंकरेंट लिस्ट जहां पर दोनों ही यूनियन प्लस स्टेट उस पर लॉ बना सकता है। इसको लेजिस्लेटिव रिलेशन में पढ़ेंगे और काफी डिटेल में चर्चा करेंगे जब इस चैप्टर पे हम लोग आएंगे। अब मान लो कि इसमें कुछ चेंजेस करना हो तो उसको स्पेशल मेजॉरिटी प्लस द कंसेंट ऑफ द स्टेट वाले प्रोविजन से होगा, मतलब आर्टिकल 368 में होगा। अब जैसे कि जीएसटी की जो बात होती है तो जीएसटी काउंसिल्स जो है उसमें चेंजेस करना हो तो वो किसके थ्रू होगा ना, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट। उसी तरह से और भी कुछ इसमें स्पेशल नाम लिखे हुए हैं, लिस्ट लिखा हुआ है, उसको आप लोग याद कर लेंगे। ये स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट से इसमें अमेंडमेंट कराया जा सकेगा, है ना। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपको इन सब बातों को ध्यान रखना है कि हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिज्मिक डॉक्यूमेंट है, ये ग्रोइंग डॉक्यूमेंट है, ये हमेशा चेंज होता है और चेंज होना अच्छी बात है। व्हाई? बिकॉज चेंज इनेबल्स यू, चेंज मॉडर्नाइज यू, जो यू हैव टू इक्विप विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो चेंज के लिए प्रोविजंस होना पड़ेगा, चेंज के लिए कुछ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस में दोनों ही तरह के क्राइटेरिया प्रोवाइड किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस में ना अमेंडमेंट को दो तरीके से हम लोग देखते हैं कि दैट रिजिडिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है कि रिजिडिटी का मतलब होता है पॉलिटी के टर्म्स में कि जिसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए अमेंडमेंट करने के लिए, उस प्रोविजन को क्या बोलेंगे ना, रिजिडिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जो ऑर्डिनरी लॉ, मतलब ऑर्डिनरी बिल की तरह, मतलब जो उसको सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू अमेंड किया जाएगा उस प्रोविजन को फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों एक्सट्रीम के बीच लाई करता है क्या? यस, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट इज अ सिंथेसिस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ प्रोविजंस है जो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू अमेंडमेंट होगा, कुछ प्रोविजंस है जिसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन जब यूएस के कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करेंगे तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशंस को आप अमेंड बहुत इजीली नहीं कर सकते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे डिफाइन करा जाता है कि इट इज द इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। वहां पर स्टेट्स के पास टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है ना, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है। वहां पर स्टेट्स का नाम ऐसे नहीं चेंज कर सकता है थ्रू यूनिलैटरल एक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। वहां का पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं ना, कांग्रेस। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन उसी तरह से अदर हैंड में देखें तो ब्रिटेन में क्या चलता है ना, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट ही सब कुछ है। तो पार्लियामेंट, जैसे कि जो भी पार्लियामेंट के ऑर्डर होंगे या जो पार्लियामेंट के इनेक्टमेंट होंगे वही लॉ ऑफ द लैंड होगा। तो वहां पर ऑर्डिनरी तरीके से चेंज किया जा सकता है। द विशेस ऑफ द पार्लियामेंट आर द कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी। तो ब्रिटेन की जब बात करेंगे तो ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन किस क्राइटेरिया में बेस्ड होता है, फिट होता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। सो वर्ल्ड के जो भी स्टडी करेंगे तो जनरली हम लोग इसी तरह से इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक रिजिडिटी है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का ब्लेंडिंग है, अभी हम लोग देख चुके हैं। तो क्रिटिसिज्म में बातें होंगी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से, कुछ जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं इसको नेगेटिव वे में भी प्रेजेंट करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जब भी नेगेटिव कमेंट या फिर क्रिटिसिज्म को हैंडल करना हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के आर्गुमेंट लेना चाहिए, द पॉजिटिव जो कमेंटेटर्स हैं उनके आर्गुमेंट को लेना चाहिए, और साथ ही साथ जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आर्गुमेंट्स को लेना चाहिए। तब आपको सही डायरेक्शंस में एक पॉजिटिव नोट्स के साथ किसी भी आंसर को आप लोग तैयार कर सकेंगे। तो क्रिटिसिज्म पार्ट बेसिकली ना मेंस का पार्ट होता है, तो उसको एक बार आप पढ़ लेंगे इस स्टेज में, बहुत ज्यादा उसमें डिटेल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग अपने चैप्टर को रैप अप करते हैं कि आज हम लोग का टॉपिक था द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें हमने देखा कि जो अमेंडिंग प्रोविजंस हैं वो एक डायनामिज्म, वो एक ऑर्गेनिज्मिक बनाने के लिए, एडेप्टिव बनाने के लिए एक इनेबलिंग क्राइटेरिया है। हमारा आर्टिकल 368 जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड करने का ग्राउंड प्रोवाइड करता है। उसी तरह से जो आर्टिकल 32 है जिसके थ्रू जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजंस है और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट और या कोई भी तरह के लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का लीगैलिटी को चेक करता है। तो इन दोनों के बीच में क्या है ना, बैलेंस है। इसी को केसी वेरे क्या बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज स्ट्रक बिटवीन द गुड बैलेंस बिटवीन द आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 32। ठीक, अब हम लोगों ने क्या देखा कि इन टोटल कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड कर सकते हो, कितने तरीके से। देयर आर 3 क्राइटेरिया। एक आर्टिकल 368 जिसमें 2 तरीका है, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी, सेकंड स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट, और अदर जो इन दोनों के बाहर होगा उसको किसके थ्रू करेंगे, सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी में थोड़ा बात किए हम लोग, आपको फॉर्मूला वो ट्रिक याद रखना है ना। सिंपल मेजॉरिटी में कंफ्यूज कहां करेंगे ना, पूजने जजेज और जुरिस्डिक्शंस, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। बाकी आप 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा ना। जो अदर प्रोविजंस है उसको हम लोग 1-2 बार आपको पढ़ना है और उसको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से क्राइटेरिया, कौन कौन से प्रोविजंस है। तो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे उसको नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 11 के साथ डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इस तरह के वीडियो हम लोग इस पूरे सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। इफ देयर एनी कमेंट, आप फ्रीली हमारे कमेंट सेक्शन में उसको शेयर करें, हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपने को अडेप्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो विथ योर डिमांड्स उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को प्रेजेंट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो with these lines let's conclude the today's class कि Indian Constitution is an organismic and it is organismic and it try to make living with certain provisions, certain criteria. So keep reading, keep watching. कल हम लोग मिलते हैं नए वीडियो, नए क्लास और नए कॉन्सेप्ट के साथ। So take care, goodbye.